हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू सीरीज जिसका नाम है रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। अभी तक हमने इस सीरीज में इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया है और टेस्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2 जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर उसके आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट नंबर 2। So let's go with the first question. So which of the following are or is the difference between Sultanate and Mughal styles of architecture? तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, परफॉर्मेंस आर्ट एंड सो ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्लस आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सल्तनत और मुगल स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसमें इनमें से क्या डिफरेंस है या नहीं है। आपके ऑप्शन है चार बाग स्टाइल, पिट्रा ड्यूरा ऑर्नामेंटेशन एंड यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन, अपनी नॉलेज को टेस्ट करें और वापस आए आंसर और एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, दैट इज ओनली 1 and 2 आर द डिफरेंसेस। अगर आप दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स और मुगल स्टाइल की जो बिल्डिंग्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो आपको ये दो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, कॉमन नहीं है, ये डिफरेंस है। चारबाग स्टाइल और पिट्रा ड्यूरा आपका मुगल में देखने को मिलता है जबकि रेड सैंडस्टोन दोनों में यूज किया गया है। तो आइए डिटेल देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं चार बाग स्टाइल। इसमें देखिए क्या किया जाता था, एक बहुत बड़ा गार्डन या बाग होता था, उसको कॉजवे या पाथवे से आपके चार अलग अलग गार्डन्स में या बाग में डिवाइड किया जाता था, इसीलिए इसको चार बाग स्टाइल बोला जाता है। और ये जो चार बाग स्टाइल है ये आपका मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है। ओके, सो यस, दिल्ली सल्तनत में नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आपको मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में चार बाग स्टाइल देखने को मिलता है। दूसरी तरफ पिट्रा ड्यूरा, तो आप ये देख सकते हैं ये मार्बल के ऊपर आपका इनलेड पिक्चर्स कलर्ड स्टोन से आपके फिल किए जाते हैं, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, इसको आपका पिट्रा ड्यूरा बोलते हैं। और अगर आप कभी ताजमहल या बुलंद दरवाजा, रेड फोर्ट आप विजिट करें तो आप यहां पे देख सकते हैं और ये सारे एग्जाम्पल हैं मुगल आर्किटेक्चर के। तो इसी तरह आपके चारबाग स्टाइल और पिट्रा ड्यूरा मुगल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा और जो आपका रेड सैंडस्टोन है वो बोथ दिल्ली सल्तनत और मुगल के आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिल जाता है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are the reasons for the failure of revolt of 1857? 1857 की जो क्रांति थी उसके फेलियर के कारण क्या है? नंबर 1, rebels lacked a political perspective or a vision for the future society. Rebels were short of modern weapons. Rebel units did not have common plans of military action or centralized leadership. तो ये आपके कुछ रीजंस दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा 1857 के रिवोल्ट के हार के कारण या फेलियर के कारण बने हैं। सो द आंसर इज डी। यहां पे आपका तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तीनों कारण है आपके फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट के। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बहुत सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रेबल्स के पास एक कोई आइडियोलॉजी या कोई फ्यूचर का विजन नहीं था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को हरा भी दें तो हम इसके बाद क्या करना चाहते हैं। तो ये किसी को पोर्ट्रे नहीं कर पाए क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता था कि हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। सो ये कारण बना आपका फेलियर ऑफ 1857 के रिवोल्ट का। यहां पे दूसरा है रेबल्स वर शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। एक तरफ ब्रिटिश आर्मी है जिसके पास मॉडर्न वेपन्स, गन्स हैं, और दूसरी तरफ आपका जो रेबल्स हैं उनके पास स्वॉर्ड, भाले से लड़ रहे हैं एंड सो ऑन। तो आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, रेबल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। यहां पे हमने 1857 का जब चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा बहुत सारे लीडर्स थे,
बट देवर लीडर्स, देवर रीजनल लीडर्स, एक एक रीजन से आपका एक एक लीडर था, बट कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जिसकी बात सब मान सके। तो ये कुछ कारण थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, बट यस, क्वेश्चन से रिलेटेड ये कारण बिल्कुल सही है फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ द टर्न इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। विद रेफरेंस टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी, व्हाट डज मिसल्स रेफर टू? ये एक टर्म है मिसल, आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसका मतलब क्या है। ऑप्शन, लैंड ग्रांट्स गिवन अंडर मानसाबदारी सिस्टम, सिख कॉन्फेडरेसीज, टैक्स इम्पोज्ड बाय मराठास ऑन कॉन्कर्ड टेरिटरीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप पॉज कर सकते हैं और लेट्स सी इसका आंसर क्या है। द आंसर इज बी, यानी कि सिख कॉन्फेडरेसी। ये जो मिसल टर्म है ये आपका कॉन्फेडरेसी या एक एक छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपको मैं बताता हूं डिटेल में 18th सेंचुरी में हुआ क्या। सिख्स, जितने भी सिख थे, उन्होंने अपने आप को 12 मिसल या कॉन्फेडरेसीज में ऑर्गेनाइज कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो अपना रूल करते थे और वहां पे आपका कोई भी अटैक है उसको संभालते थे। ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते थे और इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे चलते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था ये धीरे धीरे करके आपका खत्म होता गया और ये आपके गायब हो जाते हैं। अब एक और चीज जो आपको याद करनी है, महाराजा रंजीत सिंह, द फेमस रूलर फ्रॉम पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह, ये भी एक मिसल से ताल्लुक रखते थे और उस मिसल का नाम है आपका सुकर चाकिया मिसल। देखिए 12 के 12 नाम करने, याद करने डिफिकल्ट हैं और ना भी करे तब भी चलेगा, बट महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से रिलेटेड थे? तो दैट इज सुकर चाकिया मिसल। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड विद मिसल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन। द बुक दैट गिव्स एन अकाउंट ऑफ हाउ चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द पावर ऑफ नंदास विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। कौन सी बुक में आपका इस स्टोरी का वर्णन है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका नंदास को हराया विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, कल्पसूत्र, मृच्छकटिका या मुद्र राक्षसा। ये चारों आपके ऑप्शन है। पूछा गया है किसमें इस चीज का वर्णन किया गया है, तो सही जवाब है आपका डी, मुद्र राक्षसा। मुद्र राक्षसा एक हिस्टोरिकल प्ले है, संस्कृत में लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। इससे पहले कि मैं आप इसको एक्सप्लेन करूं, आपको एक बात बताना चाहूंगा। लिटरेचर, आप लिटरेचर को अच्छे से पढ़ें, कौन सी बुक किसने लिखा, किसके टाइम में लिखी गई और किसके प्रति लिखी गई या उसमें क्या किस चीज का मेंशन है। लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कल टेस्ट वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आपका एंशिएंट और मिडाइवल से लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बुक किसने लिखा, किसके बारे में लिखा, इसमें क्या चीज मेंशन की गई है। तो यहां पे आंसर इज मुद्र राक्षसा, जो कि एक प्ले है विशाख दत्त के द्वारा, जिसमें उसने बताया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका नंदास को ओवरथ्रू किया कौटिल्य की हेल्प के साथ। कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखते हैं। बहुत सारी बुक्स तभी मैंने यहां पे लेबल भी कर दी है, मेंशन कर दी है। चंद्रगुप्त मौर्य के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं, जिनमें बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल, लैटिन, ग्रीक, जैन, ये सब लिटरेचर है, वो सब मेंशन करता है चंद्रगुप्त की कहानियों के बारे में। जैन सोर्सेज में आपको मैंने लिख दिया है भद्रबाहुज कल्पसूत्र। तो आपको याद करना है ऑथर, ये बुक है कल्पसूत्र और लिखा किसने, भद्रबाहु। उसी तरह अगर ब्राह्मणिकल सोर्स की बात करूं, पुराणों में मेंशन है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मेंशन है, मुद्र राक्षसा में मेंशन है आपका किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और एंड में आता है बुद्धिस्ट सोर्सेज, ये दीपवंसा, महावंसा, ये कुछ टाइटल्स हैं, ये कुछ बुक्स हैं जो आपका मेंशन करती हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो यू नीड टू रिमेंबर द लिटरेचर रिटन बाय विच ऑथर, about whom, about which stories under that and so on. So that was the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रॉलेट एक्ट के बारे में, बहुत ही फेमस, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रॉलेट एक्ट passed in March 1919
एम्ड, ये रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिकेशन बाय वर्नैकुलर प्रेस इन इंडिया। वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज, क्या ये एक्ट आपका रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था वर्नैकुलर प्रेस पे? दूसरा ऑप्शन, अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स in criminal cases at the district level. Third, enable the government to imprison any person without a trial or conviction in the court of law. क्या अंग्रेजों को पावर दी थी इसने कि अगर आप किसी को विदाउट ट्रायल विदाउट कन्विक्शन जेल में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? एंड द लास्ट इज curtail the freedom of individuals to become a part of political association. तो ये है रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन। आपको सॉल्व करना है, बताना है कि इसका मोटो क्या था, ये क्यों लाई गई थी। तो यहां पे आंसर है सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 1919 में गवर्नमेंट आपका रॉलेट एक्ट पास करती है और सबने इसका विरोध किया, कोई भी इसके हक में नहीं था। अब ऐसा क्या था इस एक्ट के अंदर? तो सिंपल सा आप सुनिए कि अंग्रेज सरकार अगर चाहे किसी भी इंसान को विदाउट ट्रायल विदाउट केस चलाए या विदाउट कन्विक्शन आपका जेल कर सकती है। इसमें कोई जुडिशरी किसी का लेना देना नहीं है। सिंपली अगर आपको लगता है इसने कोई क्राइम किया है, वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, केस चला या ना चला, तब भी आप उस इंसान को आप जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। तो ऑब्वियसली इसका विरोध होना जरूरी था और हुआ भी था। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये आपको फिर से बात बताऊं, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत सारे इवेंट हुए। इट वाज नॉट अ क्वाइट फ्रीडम मूवमेंट। कभी कुछ रेवोल्यूशनरीज कर रहे हैं, कभी मॉडरेट्स, कभी एक्सट्रीमिस्ट, फिर गांधी जी आते हैं। गांधी जी के आने के बाद तो बहुत ज्यादा इवेंट्स हुए। तो यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए चीजों का कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये, एंड सो ऑन। सो उसी पे एक क्वेश्चन है आपका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो ये आपके सारे ऑप्शन हैं, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, डांडी मार्च, कम्युनल अवार्ड। इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा टेस्ट होती है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो इस तरह से आपको डेट्स, पर्टिकुलर डेट्स पता होनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द आंसर इज ए, 2134। तो सबसे पहले आपका ऑब्वियस है, साइमन कमीशन आया था 1927 और हम सबको पता है गो साइमन बैक गो। तो ये जब नारा लगा था, ये सबको पता है कि गो साइमन बैक। तो यहां पे उसका विरोध हुआ। अब जब विरोध हुआ तो हमने इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम अपनी एक खुद से रिपोर्ट जारी करेंगे और इसके चलते 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड की गई कि ऐसा होना चाहिए एंड ऐसा होना चाहिए। फिर आपका हम पहुंच जाते हैं 1930 में, जहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। और कैसे स्टार्ट हुआ? दांडी मार्च से। और लास्ट में आपका ऑप्शन बचता है कम्युनल अवार्ड, जो कि 1932 में आपका दिया गया था। तो यहां पे ऑर्डर है, पहले साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर दांडी मार्च और एंड में आता है कम्युनल अवार्ड। So that was the question. The answer is A. Next question, second last question is test 2 का. Which of the following factors are responsible for the spread of nationalism in India in 19th century? 19th century में जो nationalism की भावना स्टार्ट हुई, we as a India की भावना स्टार्ट हुई, वो क्यों स्प्रेड करनी स्टार्ट करती है? Rise of Western thought in education, growth of nationalist newspapers, improved transport and communication link। तो ये आपके ऑप्शन है। क्या इन फैक्टर से आपका नेशनलिज्म इंडिया में राइज करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे ये ऑप्शंस हैं, सॉल्व कीजिए। सो द आंसर इज डी, यस। 1 2 3 जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन्होंने किसी ना किसी लेवल पे जाके कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प जरूर की थी। आइए डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि जब जैसे ही हमारे इंडिया में मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन आया और उसके साथ लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सारे थॉट्स आने शुरू होते हैं और वो स्प्रेड करना शुरू करता है, जनता न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करती है, तो उनको नए नए आइडियाज के बारे में पता चलता है।
कि वेस्ट में ऐसा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसके कारण एक वी एज अ फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हुई। स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपका नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए जो ये न्यूज़पेपर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको बता दूं मैं, जब उस समय सब इतने पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर छपते थे। कई लोग अपना पैसा खुद खर्च करके न्यूज़पेपर प्रेस को चलाते थे, और वो न्यूज़पेपर जब विलेज में पहुंचता था तो सब पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वहां पे जैसे पंचायत लगती है तो एक पेड़ के नीचे 4-5 कुर्सियां लगा के कुछ लोग बैठ जाते हैं और पूरा गांव तक वो न्यूज़ पहुंचती है। तो न्यूज़पेपर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और यहीं से आपको एक बता दूं कि न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको नेम दे दिया जाएगा न्यूज़पेपर का और किस लीडर के साथ एसोसिएटेड है एंड सो ऑन। तो ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा कि ये न्यूज़पेपर आपको याद करनी है। थर्ड आता है इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यस, तो जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लोग ट्रेवल करते हैं तो अपनी कठिनाइयां, अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो वहां पे ऑब्वियस है, उनको पता चला द कॉमन एनिमी इज द ब्रिटिश। तो इसके चलते उन्होंने आपका नेशनलिज्म को अडॉप्ट किया। तो आंसर इज डी, सारे रीजंस हैं इंडिया में नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। आइए अब आता है लास्ट क्वेश्चन टेस्ट नंबर 2 का। सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट टू कंडक्ट कैंपेन अगेंस्ट। गांधी जी ने एक सभा ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था सत्याग्रह सभा। वो किसके अगेंस्ट आपका प्रोटेस्ट के लिए स्टार्ट की गई थी? तिनकथिया सिस्टम, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर या आईएनए ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल। तो यहां पे आंसर है रॉलेट एक्ट यानी कि बी। तो जब आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, इंडिया को उम्मीद थी कि कुछ आपको प्रोविजन दी जाएंगे, तो यहां पे आपका रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किसी भी इंसान को आप कन्विक्शन या ट्रायल के बिना आप इम्प्रिजन कर सकते हैं। तो यहां पे जब गांधी जी को दिख गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आपका सत्याग्रह सभा को आपका फॉर्म किया। तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेना हो, इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज डू रीड अबाउट इट एंड आई विल बी मेकिंग शॉर्ट वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स ऑल्सो। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 2। आई होप आज की वीडियो आपको सही लगा होगा। प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज subscribe to this channel Prince Civil Services. So thanks for watching. Keep watching other videos as well. Thank you.